मैं भूरे लाल हूँ, मेरे साथ संतोष कुमार हैं। आज हम विवाह करने की जो पद्धतियाँ हैं कुछ नई आई हैं, पुरानी पद्धतियाँ थीं विवाह करने की, अब उसके साथ साथ नई पद्धतियाँ भी आ गई हैं और इसी पर हम दोनों बातचीत करना चाहते हैं कि पुरानी पद्धतियाँ किस तरह की थी। पुरानी पद्धतियाँ ये थीं कि पहले जो बड़े बुजुर्ग या माता पिता तय करते थे तो उसमें जो है उनके अपने अनुभव होते थे, बड़े बुजुर्गों के माता पिता के अनुभव होते थे और वो जो भी चुनते थे बहुत सटीक चुनते थे क्योंकि उनके पास अनुभव होते थे। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक कमी भी थी कि लड़का लड़की को जो एक स्वायत्तता उनकी अपनी माने उनकी जो पसंद है, उनकी जो अपनी आकांक्षाएं हैं उनको बहुत महत्व नहीं मिल पाता था और एक तरह से वो दब सी जाती थी। तो उनमें थोड़ा सा कमी थी। लेकिन ये है कि जो भी वो चुनाव होता था लड़का लड़की का, उसमें बहुत परिपक्वता होती थी, बहुत सटीक चुनाव होता था और सही होता था। वो जीवन के अनुभवों के आधार पर चुनाव होता था तो वो विवाह जो है स्थायी होता था। लेकिन आज जो है इन पद्धतियों के साथ साथ, पुरानी पद्धतियों के साथ अब नई पद्धतियां आ गई हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज के जीवन में एक तो व्यस्तता बहुत है, गतिशीलता है, व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं, समय नहीं रहता है। तो बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को भी नहीं है, एक समय नहीं है। और दूसरी चीज़ यह भी है कि नई पीढ़ी सोचती है कि मेरी जो है निजता को, मेरी व्यक्तिगता को, मेरी जो है पसंद को, पहचान को और मेरी आकांक्षाओं को भी महत्व मिले। इसलिए जो है अब शादी.com जैसे ऐप भी आ गए हैं और खुद लड़का लड़की एक दूसरे को देख करके पसंद करते हैं और फिर माता पिता से कुछ मिल करके फाइनल करते हैं, कुछ जो है वैसे तय कर लेते हैं और फिर बड़े बुजुर्गों को उनको महत्व देना पड़ता है, माता पिता को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में संतोष जी ये बताइए कि ये जो आज की जो विवाह पद्धतियाँ हैं इनका जो है क्या महत्व है? क्या ये समाज में जो संतुलन पैदा कर रही हैं कि कुछ विषमताएं पैदा कर रही हैं? नहीं सर, अब जैसे विवाह पद्धति जो होती है यह एक रूढ़ी परंपरा का हिस्सा है। तो पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो दो परिवार, केवल एक स्त्री पुरुष का ही मिलाप नहीं होता था बल्कि दो परिवारों का भी संबंध जुड़ता था और संबंध जुड़ने का जो आधार था उसके अपने मानवीय महत्व भी थे। लेकिन ये जो भाग दौड़ और की जिंदगी और कृत्रिमता जो आई है एक तरह से, उसमें समय का अभाव और तकनीकी जो ऐप बने हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उसमें अभी आप जो कहे थे कि उनको स्वायत्तता यानी उनके निजी जो आकांक्षाएं थी वहाँ एक दूसरे के साथ व्यक्त कर रहे हैं और अनिच्छा और इच्छा दोनों की पसंद और नापसंद को समझ रहे हैं। तो ये कहा जाए कि विवाह की पारदर्शिता बड़ी है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। जैसे निजी चुनाव कर लेने से दोनों एक दूसरे के परिवार के जो जानकारी हो जाती थी, दोनों परिवार जिम्मेदार से जुड़ते थे, वह जुड़ाव नहीं होता है। जैसे अभी लिव इन रिलेशनशिप भी एक तरह का इसी डेटिंग ऐप का है कि हम एक दूसरे को पसंद कर लिए और बिना शादी से बाहर रहना शुरू कर दिए। तो एक इसको प्रेम भी नाम दिया जा रहा है, जबकि प्रेम और विवाह से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उसमें होता क्या है कि एक समय बाद जिम्मेदारी भी नहीं होती है तो इसको आज़ादी भी कहा जाता है, लेकिन एक समय बाद जब एक दूसरे का मन भर जाता है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है उस संबंध में तो हिंसाएं भी देखने को मिली हैं, बड़ी जगह जगह हिंसाएं हुई हैं। तो विवाह को परिवार से और समाज से अलग नहीं होना है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले जो होता था, पहले जो बड़े बुजुर्ग या माता पिता विवाह तय करते थे उसमें पारिवारिकता, सामाजिकता, पारस्परिकता को महत्व मिलता था। ये बात अलग है कि लड़का लड़की की जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं थी या उनकी पसंद थी जो है उसको थोड़ा महत्व कम मिलता था, दब जाती थी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। नहीं थी। असल में माता पिता, अनुभवी लोग जो है जो तय करते थे विवाह, उसकी जिम्मेदारी वो खुद अपने ऊपर लेते थे। लेकिन कभी कभी एक समस्या भी होती थी कि कभी जो है उसमें लापरवाहियाँ भी हो जाती थी, तो इसलिए अनमेल या बीमेल विवाह भी हो जाते थे, तो वो समाज में समस्याएं भी पैदा करते थे। लेकिन आज के समय में जो एक तरह से जो एक आरोपित सामाजिकता पहले की विवाह तय होने की प्रक्रिया में होती थी, माने आरोपित सामाजिकता जो एक तरह से कहीं अनमेल पेमेल विवाह की जैसी समस्याएं भी पैदा करती थी, तो आज वो तो नहीं है जी। और लड़का लड़की खुद जो है
देख करके या पसंद करके जो तय करते हैं, तो इसमें एक तरह से कहीं ना कहीं पारिवारिकता, सामाजिकता जो है छूट जा रही है। जी। और जो है जब कोई कहीं दिक्कत आती है, जैसे विवाह में आगे चल के विषमता आएगी या असंतुलन पैदा होगा या कोई समस्या पैदा होती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आता है। कोई अपने परिवार को नहीं बता, ना लड़की बताती है ना लड़का बता पाता है, तो उनका समाधान नहीं निकलता है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। तो इससे और विवाह का जो आधार है वो तो शिथिल होता है कि नहीं होता है। जैसे मैं आपसे पूछना ये जानना चाहता हूँ कि जैसे होता है कि हर समाज की अपनी विवाह संस्थाओं के अपने मूल्य होते हैं। भारत में या फिर दुनिया के किसी हिस्से में ये परंपरा और धर्म से जुड़ा हुआ भी मसला है। जी, विवाह केवल जो है सामाजिक संबंध नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार विवाह होते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो यहाँ की मूल निवासी जातियां हैं, दलित पिछड़े आदिवासी हैं, उनके विवाह संस्था और उनके जो लोकतांत्रिक विवाह में लोकतांत्रिकता थी और उसके जो मूल्य थे वो कैसे थे, और जो द्विज परंपरा और उनके थे वो 7 जन्मों का बंधन है, ये विवाह का जो आज देखा जाए, ऐसा नहीं कि जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उनके विवाह में कोई रूढ़ियाँ ज्यादा थी, रूढ़ियाँ तो किसी और जगह थी। तो सर इस पे भी थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए ये सब ठीक है, पहले जो एक तरह से पारिवारिकता, सामाजिकता थी और उससे सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता था, जिम्मेदारी का भी भाव था। लेकिन आज जो है अगर लड़का लड़की अपने से सब कर रहे हैं तो एक तो वो अनुभवी नहीं होते हैं, बहुत कई मामलों में तो अपरिपक्व होते हैं। क्योंकि ये ठीक है कि विवाह की उम्र आज बढ़ी है, लेकिन बहुत जगह हम देखते हैं कि विवाह की उम्र जो है बहुत कम होती है, अभी भी जो है अपरिपक्व होते हैं, और वो शादी विवाह के निर्णय में कहीं कहीं उनसे चूक भी हो जाती है जी। तो और उसकी जिम्मेदारी भी लेने वाला कोई नहीं होता है। दूसरी बात जो है, ये जो व्यक्तिगता का बहुत ज़्यादा व्यक्तिगता का विस्फोट जैसे है, तो इस व्यक्तिगता के विस्फोट के चलते जो सांस्कृतिक मूल्यों का एक तरह से क्षरण होता है, सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व नहीं मिल पाता है। तो इससे संकट तो पैदा हो रहे हैं। इस तरह के विवाह जो है जो एक तरह से अराजकता में बदल जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि विवाह संस्था जो है व्यक्ति और समाज के को जो जोड़ने वाली संस्था है, वो ऐसे भी विवाह जो है कोई निजी, एकदम निजी मामला नहीं है। निजी इसलिए मामला नहीं है क्योंकि स्त्री पुरुष का मामला है। 2 से कम तो विवाह नहीं हो सकता है, कम से कम 2 पक्ष तो रहते हैं। तो 2 पक्ष का मतलब उसमें सामूहिकता है। लेकिन कहीं कहीं 2 पक्षों में जो है किसी एक पक्ष या जो बहुत साधारण चीज़ों को लेकर के वो विवाह तय होते हैं, तो फिर अराजकता में परिणत हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है विवाह की जो सामूहिकता, सामाजिकता है वो क्षरित होती है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि विवाह की जो एक सामाजिकता है, उसकी जो एक सामूहिकता है, पारस्परिकता है, जिम्मेदारी का भाव है, ये तो बना रहना चाहिए हर हालत में। भले विवाह की पद्धतियां बदल जाएं, लेकिन ये चीज़ नहीं बदल सकती। एक तो जो है कि विवाह का जो है एक स्त्री पुरुष जो है एक किसी खास सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा से आ रहे हैं, तो एक तो उसको महत्व देना है। दूसरी बात, सामाजिकता को भी महत्व देना है, क्योंकि सामाजिकता नहीं रहेगी तो फिर वो गैर जिम्मेदारी के कारण वो विवाह जो है अराजकता में बदल जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जो बुनियादी मूल है कि एक जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से जो स्त्री पुरुष आ रहे हैं, माने लड़का लड़की आ रहे हैं और विवाह कर रहे हैं, तो वो अपने जो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखें, जो है सामूहिकता को महत्व दें, सामाजिकता को, और बड़ों को भी महत्व दें जो है, क्योंकि बड़ों की भूमिका को एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। कोई अपने माता पिता को कैसे इग्नोर कर सकता है? तो ये जो है बड़ी विषमता थी कि पहले में जैसे लड़का लड़की की भूमिका एक तरह से नगण्य जैसी थी, आज में जो है लड़का लड़की की जो केंद्रीयता है, तो सामाजिकता की केंद्रीयता में सामाजिकता नगण्य है एक तरह से, यानी बड़े जो है वो नगण्य हो गए हैं। तो ये एक तरह से विषमता पैदा कर रही है। तो पहले की संस्थाएं, पहले की जो पद्धति थी, विवाह पद्धति, वो अपूर्ण तो थी, ये था कि, लेकिन हालांकि वो सामाजिक आधार बहुत पुष्ट था, लेकिन जो व्यक्तिगता को महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। इससे कारण समस्या आ रही थी। आज व्यक्तिगता का बहुत महत्व है, लेकिन एक सामाजिकता का महत्व नहीं है। तो यह है कि जरूरी ये है कि व्यक्तिगता और सामाजिकता के बीच संतुलन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी। आप देखिए व्यक्तिगता का मतलब जो है, एक 2 शब्द होते हैं अंग्रेजी में, एक तो पर्सनल और दूसरा इंडिविजुअल। और मेरे ख्याल से यहाँ व्यक्तिगता
कहने का मतलब हमारा आशय है इंडिविजुअल के आशय में, पर्सनल नहीं। विवाह संस्था निजी नहीं है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति नहीं है, उसमें दो व्यक्ति हैं, यानी स्त्री और पुरुष नाम के दो व्यक्ति हैं। तो वो जो है दो परिवारों से आ रहे हैं, दो समाजों से आ रहे हैं, भले ही एक ही खास सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहे हो, लेकिन दो जो है आसपास के परिवारों से आ रहे हैं, आसपास के समाज से आ रहे हैं। तो इसलिए व्यक्तिगता के साथ साथ जो उसमें जो है सामाजिकता का महत्व है। और सामाजिकता अगर बनी रहेगी तो सांस्कृतिक मूल्य भी रहेंगे, और सांस्कृतिक मूल्यों से ही विवाह संस्था समृद्ध होती है। तो यहाँ ये बताइए कि आज जो तकनीक है, ये तकनीक जो है जैसे मनुष्य को अदृश्य कर रही है, बहुत यांत्रिक बना रही है, तो क्या स्त्री पुरुष संबंधों को भी जो है प्रभावित कर रही है तकनीक? बिल्कुल सर। तकनीकी जैसे होता था कि तकनीकी की अधिकता कि पहले व्यक्ति के पास समय जाया करता था, यानी उसके साथ जुड़ता था, उसके दुख दर्द से जुड़ता था। अब वो तकनीक के माध्यम से लेता है। आप देखेंगे कि कहीं कुछ हिंसा हो रही है, वो तकनीक के माध्यम से सूचना पाते हैं, फिर इग्नोर करके इसे किनारे मोबाइल रख दे रहे हैं। जबकि ये होता था कि कहीं हिंसा हो रहा है तो मानव संवेदना जागती थी और वहाँ सहयोगात्मक भाव होते थे, वहाँ हस्तक्षेप करता था मनुष्य। बिल्कुल। और ये विवाहों में भी हो रहा है कि वो तकनीकी के लगाव से स्त्री पुरुष देखिए कि एक ही बिस्तर पे होते हुए भी दोनों एक अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो जो प्रेम की भावात्मक आदान प्रदान जो होते थे वो उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी ने पटाक्षेप किया है। एक तो मीडिया और तकनीक ने क्या किया है कि संबंधों को बहुत सतही स्तर में लिया है, बहुत सतही रूप दे दिया है। तो संबंधों में जो एक गहराई और प्रेम की ऊष्मा होती थी वो क्षरित हुई है। तो तकनीक जो एक तो मनुष्य को बहुत सतही बनाती है, यांत्रिक बनाती है, मानवीय जो भावनाओं की गहराई और ऊष्मा होती है वो उसको कम करती है। तो ये तकनीक जो मनुष्य के बीच में मानवीय संबंधों के बीच आई है, इसने अनावश्यक जो हस्तक्षेप किया है, इससे मनुष्य मानवीय संबंधों की जो भावनात्मक गहराई है वो प्रभावित हुई है। एक तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज यह भी है कि हम देख रहे हैं आज तकनीक मनुष्य को जैसे उपभोगवादी तकनीक उपभोगवाद की ओर ले जा रही है। तो एक तरह से स्त्री ही नहीं, उपभोग की वस्तु तो पहले से बनी हुई है, सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में उसे रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्त्री ही जो है भोग की वस्तु नहीं बन रही है, बल्कि पुरुष भी इस भोगवाद के युग में पुरुष भी भोग की वस्तु बन रहा है। एक यह भी समस्या आ रही है। इससे विवाह संस्था जो है संकटग्रस्त हो रही है। आज जो विवाह संस्था के संकटग्रस्त की अवस्था है सर, अभी कुछ देर पहले हम लोग निजता और व्यक्तिगता की जो बात कर रहे हैं, वो निजता व्यक्तिगता जब विकृत स्वरूप धारण करती है तो समलैंगिकता और आज़ादी, मतलब मेरी मर्जी मेरा दें, कुछ स्त्री ऐसे कहती हैं, तो उस मुक्त सेक्स की मांग करती हैं। तो ये हम सभ्यता की ओर विकसित नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम अपनी पुरातन आदिम अवस्था में पहुंच रहे हैं। असल में स्त्री आंदोलन का मुख्य विषय था स्त्री मुक्ति जो है, और स्त्री मुक्ति का मतलब पुरुष मुक्ति नहीं है। स्त्री पुरुष के बीच जो एक जेंडर है, कहने का मतलब जो विषमता के लिए जो जेंडर जिम्मेदार है, जेंडर मीन्स कल्चरल जो है स्ट्रक्चर, सांस्कृतिक ढांचा और उसके तहत आने वाले सांस्कृतिक मूल्य जो पितृसत्ताक थे। तो ये कि स्त्री आंदोलन आया कि भाई स्त्री पुरुष के बीच जो विषमता है, खासतौर से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तर की जो विषमता है, और ये विषमता को पैदा करने वाला जेंडर है जो है, इस जेंडर को जो है बदलना चाहिए जो है। लेकिन स्त्री मुक्ति जो है धीरे धीरे देह मुक्ति की ओर, जो एक तरह से सांस्कृतिक मुक्ति या मन की मुक्ति होनी चाहिए थी, वो देह मुक्ति में बदल गई। तो देह मुक्ति के चलते जो है एक तो मुक्त जो है यौन आकांक्षा जो है, माने मुक्त भोग की जो है कामना पैदा हुई स्त्री के, और यौन स्वच्छंदता की ये चीजें आई। तो इससे जो है स्त्री खुद ही अपनी देह को जो है भोगवाद के लिए परोस रही है। तो स्त्री खुद ही जो है अपने बनाए जंजाल में फंसती जा रही, जाल में फंसती जा रही है। तो ये स्त्री मुक्ति का एक तरह से भटकाव है। स्त्री मुक्ति नहीं है, बल्कि स्त्री को अराजकता की ओर ले जा रही है, जो खुद ही अपने लिए एक नए तरह का विक्टिम के रूप में, नए तरह के विक्टिम के रूप में तैयार कर रही है। तो ये बहुत खतरनाक होगा जो है। जैसे सर इससे क्या हुआ है कि परिवार का ढांचा टूटा है और विवाह संस्था कमजोर हुई है।
तो किसी भी समाज का ये अंग है, विवाह संस्था और परिवार तो अंग ही है ना, एक इकाई है परिवार। तो इसको तोड़ के हम समाज को ही बर्बाद करके क्या पाएंगे? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदिम काल से परिवार संस्था तो खैर रूपांतरित हुई है, लगातार विकसित हुई है। आज पहले संयुक्त परिवार थे, हमारे यहाँ भी संयुक्त परिवार टूट करके जो कई कारणों से टूटे हैं, आर्थिक कारणों से टूटे हैं। जैसे आप रोजगार बाहर कर रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो अब संयुक्त परिवार तो खैर व्यवहारिक रूप से भी अब संभव नहीं है। लेकिन यह है कि एक पारिवारिकता, एक सामूहिकता तो बनी रहनी चाहिए, पारिवारिक मूल्य तो बने रहने चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से व्यवहारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, रोजी रोटी कारणों से जो है परिवार जो है कई शहरों में रहने लगा है। तो वो संयुक्त परिवार अब तो व्यवहारिक रूप से नहीं रहा, प्रैक्टिकली मूर्त रूप में नहीं रहा। लेकिन यह कि सामूहिकता, पारिवारिकता बची रहनी चाहिए, लेकिन वह भी विच्छिन्न हुई है। तो ये जो है, जो एक तरह से जो परिवार जो है, परिवार की अवधारणा भी बदल गई है। अब परिवार केवल जानते हैं, जो संयुक्त परिवार रिड्यूस होकर के पति पत्नी के रूप में आया, पति पत्नी भी परिवार से जुड़े रहते थे, अब पति पत्नी भी परिवार से अलग हो गए हैं। तो अब परिवार का मतलब अब जानते हैं एक तरह से जॉइंट फैमिली के साथ साथ अब मानी पति पत्नी का जो है परिवार, और पति पत्नी से भी जानते हैं माइक्रो फैमिली की कंसेप्ट, अब माइक्रो फैमिली आ गई है, माने सूक्ष्म परिवार जो है। तो ये जो सूक्ष्म परिवार की जो अवधारणा है, निश्चित है कि यह भी विवाह संस्था के जो है आधार भूमि को कमजोर कर रही है, उसके आयाम को रिड्यूस कर रही है, सीमित कर रही है। उसका आयाम जो व्यापक था वो बहुत सीमित हो गया है, माने सिमट गया है जो है। तो ये स्थितियां तो खैर समस्याएं पैदा कर रही हैं। आज जरूरी ये है कि तकनीक हो या जो है नई नई अवधारणाएं हो, पूंजीवादी उपभोगवाद हो, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन इनके बीच हमें मनुष्यता को बचाना है। और मनुष्यता जो है बचाने, मनुष्य स्त्री पुरुष संबंध भी मनुष्यता के एक बहुत मजबूत आधार है, ये मनुष्यता के केंद्र में है। इसलिए स्त्री पुरुष संबंधों को बचाए रखने के लिए विवाह संस्था जो है अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ और पूरे आयाम के साथ बची रहनी चाहिए।